ये आवाज ठीक है नहीं सुना? बाकी वर्किंग हो रही थी इस वक्त बेटा आवाज ठीक होगी? पानी वर्किंग हमने की थी कि अगर ईओक्यू लेवल पे मींस 8000 यूनिट्स के हिसाब से ऑर्डर दिया जाए तो फिर हमारी एनुअल कॉस्ट हो जाएगी इस डाटा की बेस पे 5,04,000 रुपीज। पेज नंबर 262 के दरमियान में देखा था, 2 पॉइंट्स लिखे हुए थे। ईओक्यू लेवल पे दो काम हो गए होंगे, एक तो नजर आ गया हमें 12,000 इज इक्वल टू 12,000 एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ये फार्मूला सेट इस तरह से हुआ कि इसी तरह ही आंसर आएगा। लेकिन एक दूसरा भी पॉइंट लिखा हुआ है कि इसका जो सम होगा वो मिनिमम होगा इस लेवल पे। तो ये बात समझने के लिए अब मैं आपके सामने दो वर्किंग्स करूंगा। हमने इस वक्त ईओक्यू लेवल ऑफ 8000 पे एनुअल कॉस्ट फाइंड आउट की है। मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा कि ऑर्डर साइज इससे अगर हम ज्यादा करेंगे या इससे कम करेंगे, दोनों सिचुएशंस में ये जो ईओक्यू लेवल पे कॉस्ट है ये मिनिमम ही होगी। लेकिन वो मैं उसके फिगर्स पहले लिख दूं, देन कर लिया फिर बाद में नोट कीजिएगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम आप ये बताएं जरा देख के कि ईओक्यू लेवल पे ऑर्डर साइज है कितना। तो लेट्स अज्यूम ऑर्डर साइज हम कहते हैं कि हमने 8000 नहीं रखना, लेट्स अज्यूम 10,000। एक तरह बढ़ा के काम कर लेते हैं, ठीक है। बाकी डेटा एज इट इज है, मीन जरा दोबारा देखना। एनुअल डिमांड 80 आ रही है, कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपये ही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 ही है और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम 3 ही है। सिर्फ क्या चीज चेंज कर रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम ऑर्डर साइज हम 8000 की जगह 10,000 अगर रख लें तो फिर फिगर्स क्या होंगी। एनुअल कॉस्ट इफ ऑर्डर साइज इज 10,000 यूनिट्स, ये आपसे पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट होगी। एनुअल परचेज कॉस्ट बताएं कैसे कैलकुलेट होगी। नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं है। 10,000 अगर मैं ऑर्डर साइज कर भी रहा हूँ तो खरीदना तो 80,000 ही, लेकिन राधर के वो 8,000 करके खरीदे, अब वो 10,000 करके शायद 8 दफा खरीदेंगे। खरीदना 80,000 ही है, तो परचेज कॉस्ट 80,000 इंटू 6 ही रहेगी, विच मीन्स फॉर 80,000 ही एनुअल परचेज कॉस्ट रहेगी। क्योंकि हमारी एजम्पशन इस वक्त ये चल रही है कि ऑर्डर साइज से परचेज प्राइस पे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि डिस्काउंट नहीं है। लेकिन क्या एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी यही रहेगी? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है? यकीनन एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट में पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं और कॉस्ट पर ऑर्डर से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का तरीका क्या है? एनुअल डिमांड 80,000 ही है, लेकिन अब ऑर्डर साइज 10,000 हो गया है, तो देर पर अब 8 ऑर्डर हो जाएंगे। कैलकुलेटर पकड़िएगा इंटू 1200, 9600 इस केस में हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10 से 8 रहते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट फिर अगले वर्ड आप जहन में लाने आपने, एनुअल होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट, ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स इसलिए मैंने लिखा। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? पहले 8,000 जरा ढूंढे, 8,000 क्या था? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम। तो अब इस केस में ऑर्डर साइज 10,000 है, डिवाइड बाय 2 हाफ स्टॉक में पड़ा होगा ऑन एवरेज, इंटू 3 15,000। 5,000 इंटू 3 15,000। व्हाट इज 10,000? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 एवरेज आएगी और मल्टीप्लाइड बाय 3 कॉस्ट ऑफ होल्डिंग स्टॉक नहीं अपर यूनिट 3 से, मतलब 15,000 पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मैंने तो आपसे कहा था कि ये जो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और एनुअल कैरिंग कॉस्ट है, इनका आंसर सेम आएगा। हर लेवल पे नहीं आएगा, सिर्फ ईओक्यू लेवल पे आएगा। लेकिन इन दोनों को जरा अलग सॉल्व कीजिएगा। 24,600 और फाइनली टोटल अगर करें तो 480 प्लस 24,600 504,600। तो क्या कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है? लेकिन मैंने ये जो बीच में एक बॉक्स बना के टोटल किए हैं, इसका मकसद ये है
कि खास तौर पे आपको दिखा सकूं कि चेंज किसकी वजह से। 480 तो एज इट इज ही है, क्या चेंज हुआ है? सम 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 ऑफ होल्डिंग एंड कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाने की वजह से हमारी ओवरऑल टोटल कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन ये तो मैंने अभी ऑर्डर साइज रखा है 8000 से ज्यादा। एक वर्किंग तरह ये भी देखने की सपोज अगर ऑर्डर साइज 8000 से कम रखा जाए, ये 6000 में इसलिए नहीं रखना चाह रहा क्योंकि वो फिर एग्जैक्टली 2-2 हज़ार का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन डेफिनेटली अगर कम करेंगे इंशाल्लाह तो भी आपके सामने आ जाएगा। मैं थोड़ा सा और कम करके देख लेता हूँ। चलो मेरा इस बात पर लड़ाई हो जानी 4000 करना। नहीं इस वक्त मैं कर ये क्या रहा हूँ ये सबको पता है। अब 8000 के अगेंस्ट मैं ज्यादा और कम ऑर्डर साइज करके एक वर्किंग करना चाह रहा हूँ ताकि ये कंफर्म हो जाए कि मिनिमम कॉस्ट ईओ की लेवल पे ही होती है। ये दोबारा शुरू हो जाए। एनुअल सॉरी परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट सेम क्यों होगी? क्योंकि एनुअल रिक्वायरमेंट सेम है और बल्क परचेज डिस्काउंट है। 80,000 इंटू क्वांटिटी परचेज इंटू 6 रुपीज पर यूनिट फॉर 80,000। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आती कैसे? बस ये फिगर्स जरा फाइनल करना है। एनुअल डिमांड बता दें 80,000, ऑर्डर साइज अब है 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1200, 24,000। मेरा ख्याल है 24 ऑर्डर 20 ऑर्डर हो रहे हैं। ये 80,000 डिवाइड बाय 4 कीजिएगा, 20,000 20 ऑर्डर हो रहे हैं। ऑर्डर साइज कम करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? ऑर्डर साइज अब 4000 है, डिवाइड बाय 2 एवरेज है, इंटू 3 तो 6000 ही हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई है, होल्डिंग कॉस्ट कम हो गई है, टोटल है 30, 5,10,000 और 80 प्लस 30। इट मीन्स चाहे हम 8000 से ऑर्डर साइज बढ़ाएं या कम करें, हमारी मिनिमम कॉस्ट ईओ की लेवल पे ही आ रही है। बात पूरी समझ आ गई? तो क्या ईओ की लेवल पे ऑर्डर देने चाहिए? लिखें इफ करके आप भी 2 दफा लिखें और करके। आज बैग फोन ओपन हो ही जाए। मुश्किल फैसला है, लेकिन इतनी मुश्किल से जो क्लास तक आए हैं आप, एक और हिम्मत हो ही जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो गए? ये ठीक है सर, जैसे आप कहेंगे सर।
मुझे पहले बेटा कंप्लीट करना, फिर देख लेते, छोटी छोटी जरा चीजें खत्म हो जाए फिर डिसाइड कर लेते। ये नोट है जी प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब लोगों ने प्लीज। पेज नंबर 263 कर लीजिए। जी इसके मिड में आ रहे हैं। अभी हमने वर्किंग करते हुए अज्यूम ये किया कि बल्क डिस्काउंट नहीं है ईओक्यू की assumption, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग बल्क डिस्काउंट एग्जिस्ट करती है। अगर किसी सवाल में बल्क डिस्काउंट भी बताई हो तो देन फिर हम वर्किंग कैसे करेंगे? जी ईओक्यू का मतलब ये कि हम कितने क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे यही डिसाइड हो रहा है, ठीक है। पैसे ईओक्यू हमें यही बता रहा है कि हम कितने क्वांटिटी का ऑर्डर करें, ऑर्डर साइज ही पता चल रहा है। जी साल में कितने दफा ऑर्डर देने यही देखना है सर। आप मंथली दे दें, लेकिन ये कहता है कि साल में अगर 80,000 रिक्वायर्ड है तो 10 दफा ऑर्डर दें। तो जैसे ही वो टाइम आए 10 दफा बस देना। जिसे अगर बल्क डिस्काउंट एग्जिस्ट करती हो तो फिर क्या करना, जरा स्टोरी पढ़ने तरीका लगा आपको। When EOQ formula was used, it was assumed that purchase price per unit is मिल गया constant regardless of order quantity. If our bulk discount exists, then purchase price also becomes relevant cost. In such a situation, फिर 3-4 स्टेप्स जरा ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले फिर हम एक EOQ कैलकुलेट कर लिया करेंगे इग्नोरिंग डिस्काउंट, और उस EOQ लेवल पे एक टोटल कॉस्ट निकाल लिया करेंगे इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट, जिसने शायद अभी थोड़ी देर पहले की। फिर कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट डिस्काउंटेड लेवल पे कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर सेकंड और थर्ड स्टेप को कंपेयर कर लेंगे और फाइनल डिसीजन पे ले लेंगे कि क्या डिस्काउंटेड लेवल पे खर्चा कम हो रहा है। देखिए दो चीजें भी आपने देखी रजिस्टर में, देखें जो नोट किया आपने, सम ऑफ कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट तो ईओ की लेवल पे ही कम होगा, लेकिन हो सकता है कि डिस्काउंट की वजह से परचेज प्राइस इतनी कम हो जाए कि उसका जो इफेक्ट है, सम का जो इफेक्ट है वो एडजस्ट होकर शायद इवन देन एक्स्ट्रा बच रहा हो। तो अगर डिस्काउंट एग्जिस्ट करती है तो फिर हमें एक ईओक्यू लेवल और डिस्काउंटेड लेवल दोनों पे वर्किंग करके चेक करना होगा, और जहां फिर लोअर खर्चा बनता होगा वो हमारा फिर डिसीजन होगा। पेज नंबर 266 एक निकालना, एक थोड़ा सा पहले क्वेश्चन कर रहा, इसके दरमियान में ढूंढे इन्वेंट्री कंट्रोल हेडिंग लिखी होगी, इसके नीचे जो डाटा वो पढ़ोगे। एंटिटी जी यूजेस
105 units of an item of inventory every week. हर हफ्ते 105 यूनिट्स यूज होते हैं. These cost rupees 150 per unit. They are stored in special storage units and the variable cost of holding the item is 4 per unit each year plus 2% of the inventory's cost. Calculator पकड़ो. 150 रुपीज पर यूनिट है इन्वेंटरी की कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय 2% करेंगे. ये 3 क्या आया? नहीं 3 तो प्लस आ गया ना. 4 में 3 ऐड करें तो 7 रुपए फाइनली क्या है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. उसने लिंक किया हुआ 4 रुपए फिक्स रखे हुए शायद, और इन्वेंटरी की जो भी कॉस्ट होगी उसका 2% फिर उसने प्लस करने को आपसे कहा. रिक्वायर्ड हमसे क्या है? नंबर ए, if placing an order of this item of inventory costs 390 for each order, what is the optimum order quantity? Optimum order quantity underline करना. ये की वर्ड है optimum order quantity. optimum याद है वर्ड? फायदा हो रहा है जहाँ फायदा हो रहा है. optimum order quantity आपने कैलकुलेट करनी, which simply means EOQ. To minimize annual cost, assume that there are, इससे ये चीजें थोड़ी देर ध्यान में रखिएगा जरा. साल में कितने महीने? 12. कितने क्वार्टर? 4. कितने हफ्ते? ऑन एवरेज 52 ध्यान रखना है आपने. चलें पहले ए करने पे बी करते हैं. क्या फाइंड आउट करना है? EOQ का फॉर्मूला बोले. करें शुरू. EOQ तो मल्टीप्लाइड बाय डेटा ढूंढने दे. कॉस्ट पर ऑर्डर. हिम्मत हिम्मत हिम्मत. 390 ढूंढे कहीं रिक्वायरमेंट में. 390 क्या है? 390 कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर. ऐसे ही ये मल्टीप्लाई किससे होना होता है यहाँ? एनुअल डिमांड. अब एनुअल डिमांड कैसे निकालें? 105 यूनिट पर वीक है, मल्टीप्लाइड बाय 52. ये सॉल्व करके लिख लें या वर्किंग कर लें? 5480 शायद 5460. 52 समझ आ रहा है? डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम, तो 4 प्लस 150 का 2%. वर्किंग लिख लीजिएगा, 7 टोटल हो जाएगा. 4 + 3 = 7. करें सॉल्व जी. नहीं है. सॉल्व करें यार, क्या हो गया? सॉल्व कैसे जी? काशिफ शुक्र है. What is 780? What is 780 units? What is EOQ? What is optimum order quantity? Order size का मतलब इतने यूनिट्स एट अ टाइम ऑर्डर करने चाहिए. हमें एक वक्त में 780 यूनिट्स मंगवाने चाहिए. रिक्वायरमेंट यही पढ़ना, बस इतना से ही मांगा था उसने. कैलकुलेटर देखना कि पड़ा हुआ. ठीक है सर. 780 बी में है. सपोज दैट supplier offer a discount of 1% on the purchase price for order size of अंडरलाइन करें 2000 और मोर. अब यहाँ भी एक छोटा सा डिसीजन ले रहा. सप्लायर ने कहा अगर 2000 या उससे ज्यादा का ऑर्डर देंगे तो डिस्काउंट मिलेगी 1%. सॉरी, तो आप बताएं 2000 का ऑर्डर दें या 2500? 3000 का. 2000 का ही दें या 2000 से ज्यादा दे दें? कम से कम ऑर्डर देना चाहिए बस, लेकिन उतना के डिस्काउंट मिल जाए ताकि एक भी यूनिट एक्स्ट्रा ना रखना पड़े. डिस्काउंट अवेल अगर आपने करनी है तो मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर करें ताकि बस डिस्काउंट मिल जाए.
इसी तरह अगर एक और फॉर एग्जांपल बताया था कि 2% मिलेगी अगर 3000 यूनिट या उससे ज्यादा हो, तो फिर 3000 यूनिट्स का ऑर्डर के एंगल से चेक करना चाहिए। तो अगर इस तरह को रेंज बताइए हो तो आपने मिनिमम लेना है। मिनिमम इस केस में कितना हो जाएगा 2000। अब क्या करें जी, रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट विल बी द ऑर्डर साइज टू मिनिमाइज टोटल एनुअल कॉस्ट। अब फैसला ये करना हमने कि क्या ईओक्यू लेवल पे ही ऑर्डर दें या डिस्काउंटेड लेवल पे ऑर्डर दें। तो इसका कैसे पता चलेगा, दो वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, टोटल एनुअल कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल एंड टोटल एनुअल कॉस्ट एट 2000 यूनिट्स ऑफ डिस्काउंटेड लेवल। तो शुरू करना है वर्किंग ईओक्यू लेवल। टोटल एनुअल कॉस्ट एट EOQ लेवल। रेडी, नहीं कर करके मेरे साथ ही कर अभी रहने में। रेडी, परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है। परचेज कॉस्ट कैसे, 780 खरीदने, टोटल कितने रिक्वायर्ड है, 105 into 52 सॉल्व कर लेंगे। 5460 105 into 52 मल्टीप्लाइड बाय 150। अगर ईओ की लेवल पे खरीदेंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं। आंसर बताएं ये 819000। पहले कंप्लीट करवा दें यार। नेक्स्ट वन, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट चलें। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एनुअल डिमांड बताएं 5460 एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय 390 कॉस्ट पर ऑर्डर। दोबारा वर्ड्स बोल दे, मीनिंग बता दें। 5460 के डिवाइड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे पॉइंट्स में आंसर आएगा, परेशानी होना है ऐसे पूरा सॉल्व करना हमेशा। 2730 is the total annual ordering cost। एक मिनट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट की वर्किंग शुरू करवाएं। ऑर्डर साइज बताएं 780 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 ढूंढ लेंगे। 7 is cost of holding 1 unit per annum। आंसर 2730। ये कोई लेवल पे अगर एजम्पशन सारी वैलिड हो तो ये फिगर सेम आएगी। इसका एक सम कर लें 5460 टोटल कर लें, नोट कर लें 82460 लिखें। छोटी छोटी वर्किंग्स है करनी, सही से में सेट कीजिएगा। जी ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं साहब। तो फिर डेफिनेटली हम ये वर्किंग नहीं कर सकते, अगर सप्लायर ने इतना देना ही नहीं तो फिर इसका मतलब ये लेवल सिलेक्ट हो ही नहीं सकता। तो वो अभी आ रही है चीजें, अभी तो वो तो अभी क्वेश्चन आएगी इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। जी चले आगे।
नेक्स्ट एक वर्किंग करवा दें, टोटल एनुअल कॉस्ट at discounted level of that is order size 2000 यूनिट्स। ये जो मैं 2000 मोर में से 2000 लिख रहा हूँ, ये समझ आ रहा है? कम से कम क्यों ऑर्डर दें? ताकि होल्डिंग कॉस्ट कम पड़े। लेकिन अब डिस्काउंट अगर अवेल करनी है तो कम से कम का मतलब फिर 2000 है। ये परचेज कॉस्ट करवा दें पहले पूरा। परचेज कॉस्ट कैसे? 5460 मल्टीप्लाइड बाय 150 का 1% डिस्काउंट मिलनी है, तो 99% कर दो। 99% 810810 सेकंड करवाएं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिमांड बताएं कितनी है? 5460। डिमांड तो बड़ा वही है ना यार। ऑर्डर साइज बताएं 2000 मल्टीप्लाइड बाय 390, आंसर 1065। कंप्लीट करवा दें। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज बता दें 2000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं बेटा 7 में गेम है, 7 की वर्किंग ढूंढे जरा। 7 में गेम है और बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एवरेज निकालना है। ये तो बेटा कल से प्लीज गेम चल रही है। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री ने हेल्ड होना, एवरेज इन्वेंट्री ने होल्ड होना है। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, कल वाले जो ग्राफ से फाइनल सीन हुआ था। प्लीज क्लियर है? डिवाइड बाय 2। जी इसमें ये जो 7 निकाला था ना, इसमें एक मसला था। 7 में 4 तो है कांस्टेंट था, लेकिन बाकी जो 2% था वो कॉस्ट के साथ लिंक था। 2% या 3%? 2% कॉस्ट के साथ लिंक था, लेकिन अब कॉस्ट जो है 150 नहीं रही स्टोरी में। वो कितनी हो गई अब? 148.5 है शायद। तो उसको सॉल्व कर लें जरा। 150 into 99% और उसका फिर 2% इसमें प्लस होगा। तो कॉस्ट परचेज कॉस्ट ही अगर बदल गई है तो फिर वो हिस्सा जो प्लस होना था वो चेंज हो जाएगा। इट इज मेरा ख्याल अप्रोक्सीमेटली 6.97। कंप्लीट करें। हाँ जी वो कंप्लीट करें। ठीक है प्लीज डिवाइड बाय 2। स्टॉक में कितने यूनिट्स रहेंगे? जो ऑर्डर साइज होगा उसका हाफ रहेगा, जिन्हें हमें हेल्ड करना पड़ेगा। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? डिवाइड बाय 2 समझ आ गया? ये आंसर बताइए। 6970। ये करने टोटल करके कंक्लूजन लिखिए। नहीं अब असल में एक काम बल्कि और कर लें, दोनों का सम कर लें। ये जो दो एनुअल क्वायरिंग और होल्डिंग कॉस्ट आई, अभी भी जो सम ऑफ ऑर्डरिंग और क्वायरिंग कॉस्ट है वो ईओ की लेवल पे ही कम है, या इन अदर वर्ड डिस्काउंट लेवल पे ज्यादा है। लेकिन वो जो डिस्काउंट का फैक्टर है वो शायद कुछ ज्यादा कंपनसेट कर रहा है। डिस्काउंट ज्यादा है और जो इन दोनों का सम है उसमें कम डिफरेंस है। फाइनल आंसर एक निकालना। 818188884 जी डिस्काउंट वाले कर लें।
लिखे कैलकुलेट, we should avail discount by ordering $2,000 units. वापस आ जाए पेज नंबर 263 पे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट करोगे, कंफ्यूजन खत्म होगी प्लीज। चलिए सर, नेक्स्ट 2 वर्ड्स आपको मिलेंगे इमीडिएटली आफ्टर दीज 4 पॉइंट्स। एक तो ये क्वेश्चन नीचे आप लिखा होगा रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर क्वांटिटी, ये 2.2 के नीचे पेज नंबर 263 के पे। तो 2 वर्ड्स का पहले मीनिंग फाइनल करने बिफोर के हम आगे डिस्कशन करें। रीऑर्डर लेवल एक वर्ड है और एक है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कब ऑर्डर करें, और रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कितना ऑर्डर करें। ईओक्यू क्या बताता है, कब ऑर्डर करें या कितना ऑर्डर करें। ईओक्यू बताता है कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, ऑर्डर साइज बताता है। लेकिन ऑर्डर करें कब, क्या जब 0 यूनिट्स रह जाए? हाँ जी, जब उतना रह जाए, हाँ जी, जितना आने में टाइम लगना। लीड टाइम जितना स्टॉक जिस दिन रह जाए, लीड टाइम क्या होता है? ऑर्डर प्लेस करने से लेके चीजें आने तक अगर 10 दिन लगने हैं तो 10 दिनों में जो स्टॉक यूज होना है उसको, वो जब आपके स्टोर रूम में रह जाए उस दिन आपको ऑर्डर कर देना चाहिए, ताकि 10 दिन में आप स्टॉक अपना यूज कर लें और फिर 10वें दिन आपके पास चीजें अवेलेबल हो जाएं। तो री ऑर्डर लेवल मीन्स कि स्टोर रूम में कितने यूनिट्स रह जाएं कि आप ऑर्डर कर दें, और री ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स कि ऑर्डर करते हुए कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें। ईओक्यू क्या बताता है कि कितने यूनिट्स का ऑर्डर करना है। अब लेकिन हमने इस वक्त डिस्कस करना कि री ऑर्डर लेवल्स कैसे सेट होते हैं, तो थोड़ी सी बात होगी भी है लेकिन और थोड़ा सा फाइनल करेंगे। एक फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करना करें जरा, लिखा हुआ री ऑर्डर लेवल एंड बफर स्टॉक। कल एक सेफ्टी स्टॉक मैंने वर्ड बोला था, उसी की तरह एक्सप्लेनेशन, उसे बफर स्टॉक भी कहते हैं। आज इधर आराम से पढ़ते जाए, पेन हाथ में रखना। If management policy is to avoid stock out entirely, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं जी? If management policy is to avoid stock outs entirely, क्या मतलब? मैनेजमेंट चाहती है कभी भी ये ना हो कि कोई कस्टमर आए और हमारे पास स्टॉक ना हो। हम इस रिस्क को बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। Then the reorder level should be high enough to ensure that no stock out occurs during the supply lead time. सप्लाई लीड टाइम में फिर हमें इतना स्टॉक रखना पड़ेगा कि कस्टमर्स की डिमांड पूरी हो सके। A new quantity of material should be ordered when current inventory reaches the reorder level for that material. हमें नया ऑर्डर कब दे देना फिर चाहिए, जब हमारे इन्वेंट्री का करंट जो हमारी इन्वेंट्री है वो उस लेवल पर पहुंच जाए जो रीऑर्डर लेवल है, मींस जितनी क्वांटिटी हमारे लीड टाइम में इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट लाइन एक थोड़ी सी और अंडरलाइन करें। इफ सप्लाई लीड टाइम इज सर्टेन एंड डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम इज कांस्टेंट, अगर 10 दिन लगने हैं तो फिर 10 दिन ही लगने हैं,
और अगर किसी एक दिन में डिमांड 1000 यूनिट्स की है तो वो हर दिन डिमांड 1000 ही रहनी है। अगर दिन भी स्पेसिफाइड है और डिमांड भी कांस्टेंट है तो देन पहले एक फार्मूला हम उस केस में पढ़ेंगे, लेकिन क्या इसमें फिर वेरिएशन भी आ सकती है? टाइम में भी कमी ज्यादा हो सकती है और डिमांड भी है हैजर्ड हो सकती है। लेकिन अगर दुनिया में अनसर्टेनिटी है तो फिर वो बहस अलग करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम सर्टेन दुनिया है, सप्लाई लीड टाइम भी कांस्टेंट है, सर्टेन है, और उसमें डिमांड भी अगर कांस्टेंट रहनी है, तो देन एक आसान सा फार्मूला लिखा हुआ है जो शायद हम बात कर भी चुके हैं। री ऑर्डर लेवल का एक फार्मूला बना हुआ है, डिमांड पर डे स्लैश नहीं डिवाइड बाय नहीं है स्लैश, शुक्र आपने बोल दिया, स्लैश वीक लिखा हुआ है और मल्टीप्लाइड बाय हो रहा है लीड टाइम इन डे या स्लैश वीक। मतलब इसका ये है कि अगर आपका जो लीड टाइम वो डेज में है तो फिर हम ये फार्मूला इस तरह बनाएंगे, डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन डेज। फॉर एग्जांपल नीचे जरा दो फिगर्स लिखे मैं जरा गौर से देखें। लेट्स से आपकी डेली रिक्वायरमेंट 1000 यूनिट्स है और 6 दिन लगते हैं चीजें आपके पास आने में, तो जिस दिन स्टोर रूम में 6000 यूनिट्स पड़े हो तो आपको ऑर्डर कर देना चाहिए। 6000 क्यों? हर रोज 1000 क्वांटिटी यूज होनी है, तो 6 दिनों में चीजें आनी है। जिस दिन स्टॉक में 6000 यूनिट्स रह जाएं आपको ऑर्डर कर देने चाहिए। लेकिन इसी को हम ये भी इस तरह भी पढ़ सकते हैं, डिमांड पर वीक मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। अगर फॉर एग्जांपल हफ्तों में आना स्टॉक इंपोर्ट होना है, महीने भी लग सकते हैं, तो अगर लीड टाइम वीक्स में होगा तो फिर डिमांड भी वीकली होगी। अगर लीड टाइम मंथली होगा, मंथ्स में होगा, तो डिमांड पर मंथ अकॉर्डिंगली हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मंथ्स हैं तो इस तरह से बोलेंगे हम, डिमांड पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन मंथ्स, पर मंथ नहीं, लीड टाइम इन मंथ्स। फॉर एग्जांपल 6 हफ्ते लगने, तो 6 हफ्ते और मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर पर वीक डिमांड होनी चाहिए। इसी तरह अगर ये 6 महीने लगने फॉर एग्जांपल, तो फिर ये डिमांड भी मंथली होनी चाहिए। एक महीने में फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स यूज होने हैं और 6 महीनों में स्टॉक आप तक आना है, तो जिस दिन 6000 यूनिट्स आपके स्टोर रूम में रह जाएंगे आपको फिर ऑर्डर कर देना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आप ये फॉर्मूला इस तरह ध्यान में रख लें, डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन डेज अकॉर्डिंगली, फिर हम अगर जरूरत पड़ेगी तो एडजस्ट कर लेंगे। ये स्लैश नहीं है, सॉरी ये डिवाइड बाय नहीं है, स्लैश करके। वीकली भी डिमांड हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, शायद क्वार्टरली वगैरह भी हो सकती है, लेकिन एनुअल तो शायद कई साल स्टॉक में लगते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लीड टाइम आपको ईयर्स में गिवन हो तो फिर डिमांड भी ईयर्स में अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो जिस तरह लीड टाइम है उसी तरह फिर डिमांड भी होनी चाहिए। तो लेट्स से अगर डिमांड सर्टेन है और लीड टाइम कांस्टेंट है, तो फिर आपका सिंपल सा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या बन गया? एक दफा बोल रहे हैं आप इधर, डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन डेज। इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, उसको भी रहने दें, वो फिर जब आगे कंप्लीट करेंगे तो फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ये समझ आ गया प्लीज? क्या पढ़ा हमने इस वक्त? रीऑर्डर लेवल कैसे सेट होते हैं, लेकिन ये हमने पढ़ा है कि अगर सप्लाई लीड टाइम सर्टेन और डिमांड कांस्टेंट है। लेकिन नेक्स्ट पेज क्या जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन करें, if supply lead time is uncertain and demand during the lead time is also uncertain, तक अंडरलाइन करें। दोबारा पिछले पेज के साथ इसका लिंक कर लें। मैं जहां से स्टार्ट किया था वहां ये लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट की पॉलिसी ये है, मैनेजमेंट चाह ये रही है कि किसी भी सूरत स्टॉक आउट ना हो। तो उसमें भी दो सिनेरियोज हैं, एक ये है कि सर्टेनिटीज हैं और फिर दूसरी एक ये है कि सर्टेनिटीज की बजाय कुछ अनसर्टेनिटीज मौजूद है। अब इस केस में अगर मैनेजमेंट चाहती है कि स्टॉक आउट ना हो और अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो यहाँ फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक और एवरेज स्टॉक। अगर सर्टेनिटीज हैं तो शायद कोई मैक्सिमम मिनिमम एवरेज नहीं, वो सब कुछ एक ही होगा। लेकिन अगर अनसर्टेनिटीज हैं तो एक मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, मिनिमम रीऑर्डर लेवल और एक एवरेज रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। और अगर मैनेजमेंट ये चाहती है कि स्टॉक आउट ना हो तो फिर हम मैक्सिमम लेवल पे रीऑर्डर लेवल सेट करेंगे, विच मींस मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम जहां तक डिमांड जा सकती है
और मैक्सिमम जितना टाइम पीरियड हो सकता है उसको बेस बना के फिर हम रीऑर्डर लेवल सेट करेंगे अगर अनसर्टेनिटीज हैं और मैनेजमेंट ये चाहती है कि स्टॉक आउट कभी ना हो। वर्ड समझ आ रहे हैं? ये मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज की कब जरूरत नहीं है? अगर सर्टेनिटीज है फिर वही मैक्सिमम होगा, वही मिनिमम, वही एवरेज है। लेकिन अगर अनसर्टेनिटीज हैं तो फिर एक मैक्सिमम डिमांड हो सकती है, कहां तक जा सकती है, कहां तक कम हो सकती है, और फिर ऑन एवरेज कितनी हो सकती है। ठीक है जी प्लीज। तो अब आइए जरा पैराग्राफ पूरा कर देना। If supply lead time is uncertain and the demand during the lead time is also uncertain, the reorder level is set at the maximum expected consumption of material during the supply lead time. This is more than the average. क्या ख्याल है? एवरेज से कुछ ज्यादा होगा फिर। This is more than the average usage during the supply lead time. As a result, more inventory is held than that is needed on average। से कुछ हम इन्वेंट्री ज्यादा क्यों रख रहे होंगे? क्योंकि हम चाहते हैं स्टॉक आउट ना हो। ज्यादा रख रहे हैं, खैर होल्डिंग कॉस्ट ठीक है, लेकिन किसी भी तरह हम कस्टमर लूज नहीं करना चाहते, हम स्टॉक आउट नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक ऑल्टरनेट ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट डिसीजन ले रही हो कि होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी है, देयरफॉर फिर रिस्क ले ही लेते हैं कि अगर स्टॉक आउट हो गया तो खैर है, क्योंकि ये ना हो कि आप स्टॉक आउट बताते बताते बहुत ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट इंकर कर लें। इसको भी शायद वे होना चाहिए, और जहाँ फिर शायद मिनिमम कॉस्ट आ रही हो वो डिसीजन होना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट की ख्वाहिश क्या है? मैक्सिम की ख्वाहिश क्या है? कि स्टॉक आउट ना हो, और अगर अनसर्टेनिटीज हैं और स्टॉक आउट नहीं रखना चाहते हम, तो फिर रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला ढूंढें। जब मैक्सिमम डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम इन डेज, ऑटोमेटिकली अगर हमें अदरवाइज जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। तो लेट्स अज्यूम हमारी 1500 मैक्सिमम डिमांड है और 10 दिन तक गेम जा सकती है, तो जैसे फिर 15,000 यूनिट्स हमारे स्टोर रूम में पड़े होंगे, हम ऑर्डर कर देंगे, ताकि अगर मैक्सिमम 15 दिन लग भी जाए और हर दिन मैक्सिमम 1500 तो गेम चली भी जाए तो स्टॉक आउट ना हो। लेकिन इस केस में अगली लाइन अंडरलाइन कर लें, इन्वेंट्री हेल्ड इन एक्सेस ऑफ एवरी रिक्वायरमेंट रख लें। मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करके क्या कुछ एवरेज से ज्यादा रख रहे हैं? तो एवरेज से जितना ज्यादा रख रहे हैं ताकि स्टॉक आउट ना हो, उसको फिर बोला जाता है सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक या सेफ्टी इन्वेंट्री। तीन वर्ड्स आप बोल दें, क्या लिखें? किस ऊपर जो स्टॉक है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ से फिर एक कैलकुलेशन अगर करनी पड़ जाए तो सेफ्टी स्टॉक का एक आसान सा फॉर्मूला बन जाएगा, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम से जो रीऑर्डर लेवल सेट हुआ था उसमें से अगर हम एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम माइनस कर दें तो मैक्सिमम एवरेज से जितना ऊपर रखा होगा वो जो डिफरेंस है वो फिर सेफ्टी स्टॉक में लाएगा। देखो समझ आ रहा है मेरे बट्स? एक फार्मूला ढूंढे जरा। सेफ्टी स्टॉक का क्या फार्मूला बना? मैक्सिमम डिमांड पर डे मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम इन डेज में से लेस कर दें एवरेज डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम, जितना डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? सेफ्टी स्टॉक। ये क्यों एक्स्ट्रा रखा हुआ है? ताकि स्टॉक आउट ना हो। यहां तक एक नजर रिवाइज करने के ऊपर से पढ़ा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। यहाँ तक एक, बल्कि चले दो फार्मूला और देख लो जरा। अभी तक एवरेज इन्वेंट्री का क्या फार्मूला पढ़ा पता रही आपको? एवरेज इन्वेंट्री, हाँ जी, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 पढ़े जरा नीचे।
अगर तो सेफ्टी स्टॉक ना हो तो हमारा फार्मूला यही है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, जिसे ऑर्डर क्वांटिटी लिखा हुआ। ऑर्डर क्वांटिटी भी ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज। क्या रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू भी हो सकती है? हमेशा ईओक्यू ही रीऑर्डर क्वांटिटी होगी, डिफरेंट भी हो सकती है अगर डिस्काउंटेड लेवल पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रही हो। लेकिन अगर ईओक्यू लेवल पे हमारी ऑर्डर क्वांटिटी सेट हुई हुई है तो फिर एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ईओक्यू डिवाइड बाय 2। नहीं समझ आ रहा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इन्वेंट्री? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, और अगर ऑर्डर साइज ईओक्यू है तो ईओक्यू डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक भी हो तो क्या सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया जाएगा? तो उसमें भी होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी। ग्राफ से मिलाएं कल वाले, कल हम जब ग्राफ बना रहे थे तो पूरा जीरो तक आ रहे थे और फिर नई क्वांटिटी आने पे वापस ऊपर जा रहे थे, ऐसे ही सर। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक रखा होगा तो कुछ स्टॉक फिर कांस्टेंट पड़ा होगा, इससे ऊपर जो स्टॉक होगा वो तो मूव करेगा उसी तरह जिस तरह एवरेज होगी। लेकिन जो एज इट इज ये पड़ा है इसे थ्रू आउट द ईयर आप मेंटेन कर रहे होंगे, तो अब फार्मूला फिर देयरफॉर कैसे एडजस्ट हो जाएगा? इफ देयर इज सेफ्टी स्टॉक तो देन एवरेज स्टॉक का फार्मूला बन गया। देखें क्या बना हुआ, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 एज इट इज है, और इसमें क्या प्लस हो गया है, सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स पे भी होल्डिंग कॉस्ट फिर इंकर करनी पड़ेगी। और अगर ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू है और सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा तो ईओक्यू डिवाइड बाय 2 एंड प्लस सेफ्टी स्टॉक फार्मूला हो जाएगा। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, और अगर सेफ्टी स्टॉक भी है तो ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 में सेफ्टी स्टॉक प्लस होता है, ठीक है। और ऑर्डर साइज कैन बी ईओक्यू एंड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईओक्यू अगर उस पर हमें ज्यादा फायदा हो। एक नजर इंडिविजुअली पढ़ना। जी एनी कंफ्यूजन एनीवेयर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पेज नंबर 266 एक थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना, ये एंड में रॉबिन। जी रॉबिन लिमिटेड इंपोर्ट्स हाई वैल्यू कंपोनेंट फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Following data relating to the component has been extracted from the RL's record for the last 12 months. RL's records for the last 12 months. जी सर, मैक्सिमम यूजेज इन मंथ, मिनिमम एवरेज। अगर ये एवरेज ना दिया हो तो देन फिर हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। अच्छा, अदरवाइज ये एवरेज है ना, एवरेज डजंट मीन सिंपल एवरेज, एवरेज मींस आम हालात में नॉर्मली कितना इस्तेमाल होता है। तो ये जो सिंपली डिवाइड बाय 2 करके आएगा उससे डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मजबूरन फिर क्या फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। लेकिन ऑब्वियसली अगर गिवन है तो फिर उसी को यूज करेंगे। देन मैक्सिमम लीड टाइम, मंथ्स में दिया हुआ, कोई इंपोर्ट हो रही है चीजें। मिनिमम लीड टाइम, यह एवरेज नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे? 6 + 2 डिवाइड बाय 2। रीऑर्डर क्वांटिटी, हाँ जी 4 आ जाएगा। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ऑर्डर साइज, रीऑर्डर क्वांटिटी लिखना। ईओक्यू हो सकता है, मे बी नॉट।
हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट पड़ा है, कैलकुलेट द एवरेज स्टॉक, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, सेफ्टी स्टॉक भी ऐड होना है। अब सेफ्टी स्टॉक इस सिचुएशन में है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा, डाटा देखा जरा, क्या ये सर्टेनिटी वाला डाटा है, कैसे पता चला, मैक्सिमम मिनिमम इज एन इंडिकेशन कि सर्टेनिटीज नहीं है, तो देयरफॉर फिर फाइनली एवरेज स्टॉक का फार्मूला क्या फाइनल हुआ, एवरेज स्टॉक मींस ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 एंड प्लस सेफ्टी स्टॉक, सिंपल सी वर्किंग है करने, ये फार्मूले फाइनल करने हैं आप लोग। रॉबिन order size divided by 2 plus safety stock, the order size क्या है 750 divided by 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक बताएं, वर्किंग करनी पड़ेगी, शुरू करें, सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला ढूंढ के जरा रिवाइज करना, हाँ जी सिंपल सी गेम में जरा करने पड़ते, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरी डिमांड इनटू एवरी लीड टाइम, लिखे करें, maximum demand 300, maximum lead time 6, 1800 units, every demand into every lead time, every demand is 225 given, every lead time is not given, 4 बन जाएगा, 6 plus 2 divided by 2, 900 और डिफरेंस इनका 900 फाइनली फिर सेफ्टी स्टॉक, तो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन होगा और ऑर्डर साइज वाला जो स्टॉक है वो ग्रेजुअली फिर यूज होकर खत्म हो जाएगा। कर ले फार्मूला पूरा, 750 डिवाइड बाय 2 प्लस 900 1275, what is 1275, एवरेज स्टॉक यूनिट्स का मीनिंग बताएं, इसका क्या करेंगे, ये वो यूनिट्स होंगे जिन पे होल्डिंग कॉस्ट इंकर हो रही होगी, ये वो यूनिट्स हैं जिन्हें हमने थ्रू आउट द ईयर रखा होगा, इनके एंगल से फिर हमें होल्डिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, यही वर्किंग करनी थी शायद। वापस आ रहे हैं 264, ये पढ़ना शुरू करें जी, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ कोको किंग या चोको किंग पता नहीं क्या, पढ़े क्वेश्चन जरा यार जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए इकट्ठे,
पेज नंबर 264, कोको किंग लिमिटेड produces and markets various brands of chocolates having annual demand of 80,000 kgs. क्योंकि अनसर्टेनिटी है जी सर, मैक्सिमम मिनिमम डिमांड इज इंडिकेशन के अनसर्टेनिटी है। ठीक है सर जी, पता चल गया रॉबिन में 80,000 kgs किस चीज की डिमांड है जी? चॉकलेट्स की। फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is available in respect of cocoa powder, which is the main ingredient of the chocolate and represents 90% of the total ingredient. यहाँ हमेशा एक छोटी सी चीज आपने ध्यान में रखनी है, फर्स्ट लाइन में जाए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्या बना के बेच रहा है? चॉकलेट्स। तो चॉकलेट्स फिनिश गुड्स हैं, फिनिश गुड्स बनाने के लिए खरीद क्या रहा है? कोको पाउडर। तो ये जो हमारा EOQ है, ये हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताता है फिनिश गुड्स की या रॉ मटेरियल की, या रॉ मटेरियल के एंगल से वर्किंग है। तो जो सेकंड लाइन में कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो ये कोको पाउडर के नीचे बहस हुई है। तो कोको पाउडर खरीद के फिनिश गुड्स ऑफ चॉकलेट बनाने, फिनिश गुड्स चॉकलेट्स बना के बेचने। तो चॉकलेट्स खरीदनी है या कोको पाउडर खरीदना है? ये भी हो सकता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस हो, चॉकलेट्स का ट्रेडिंग, उस केस में फिर क्या चीज परचेज कर रहे होंगे? फिर तो चॉकलेट्स ही खरीद के बेच रहे होंगे। लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप क्या खरीद रहे हैं? कोको पाउडर, वो 90% ऑफ द टोटल इंग्रेडिएंट है। नंबर 1, कॉस्ट पर केजी 600 रुपया। प्रोसेस लॉसेस आ गए हैं सर, 40% नहीं सॉरी 4% ऑफ इनपुट। व्हाट इज 100? व्हाट इज 1/4? नहीं यार, व्हाट इज व्हाट? 96 is something, 96% रहेगी रिक्वायरमेंट, जो यूज ज्यादा होगा रिक्वायर्ड कम है। अब ये फाइनल कीजिएगा प्लीज आज जी। ठीक है फैसल। परचेज एंड स्टोरेज कॉस्ट आर एज फॉलोज। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफिस अंडरलाइन करना है, ये परचेज ऑफिस को कहते हैं। और परचेज ऑफिस का काम परचेज करना होता है, ऑर्डर्स देके चीजें खरीदना। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफिस इज 6 million. Total number of orders of all products is estimated at, ये 6 million के और 120 के, 6 million टोटल परचेज कॉस्ट है, सॉरी टोटल ठीक है, टोटल परचेज ऑफिस की कॉस्ट है, और 120 ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो क्या यहां से हम कॉस्ट पर ऑर्डर निकाल सकते हैं? कॉस्ट पर ऑर्डर 6 million डिवाइड बाय 120, 50,000। आगे चलें जी। ठीक है फैसल, ठीक है। स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट इज 20 पर केजी पर, हमें एनुअल चाहिए होता है, तो एग्जामिनर इन चीजों फंसाएगा आपको। ये है वैसे क्या स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट? होल्डिंग कॉस्ट है, कैरिंग रखने की, स्टोर एंड अदर कैरिंग कॉस्ट कुछ ज्यादा दी हुई है, 5 पर केजी पर मंथ, तो 25 हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमें तो पर यूनिट चाहिए होती है, पर यूनिट पर एनम, तो ये तो पर केजी गिवन है। क्या है यहाँ केजीज में यूनिट्स है, यूनिट्स केजीज में है, तो 25 रुपए पर केजी बन जाएगा सर। लेकिन ये पर मंथ है, मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो पर एनम बनेगा, दोनों को मिला के टोटल होल्डिंग कॉस्ट बनेगी। देन वो कहता है CL मेंटेन्स अ बफर स्टॉक ऑफ सेफ्टी। बफर स्टॉक इज अनदर नेम ऑफ सेफ्टी स्टॉक। लग रहा है अनसर्टेनिटीज हैं, तो कुछ डाटा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, एक EOQ की वायलेशन हुई हुई है। अजम्पशंस में जाए 3 तरह, अकॉर्डिंग टू द EOQ हमें एक भी यूनिट एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहिए। सेकंड अजम्पशन पढ़े जरा जाके, लेकिन वो सेकंड अजम्पशन बनी किस वजह से हुई है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑर्डर लीड टाइम कांस्टेंट और नोन है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट और नोन ना हो तो फिर आपको बफर स्टॉक रखना पड़ सकता है, और कंपनी की पॉलिसी है कि 2000 kg को रखा भी जाता है। तो जब आप होल्डिंग कॉस्ट लेंगे तो उसमें बफर स्टॉक पे भी होल्डिंग कॉस्ट आएगी।
आएगी सर। रिक्वायरमेंट ये क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बाद में भी बाद में पढ़ लेते हैं। आए वर्किंग क्लास। जी कॉस्ट पर ऑर्डर बतानी है आपने, लिख के जरा वर्किंग कर लीजिए। 6 million, 6 million divided by 120 is equal to 50,000. Cost of one order is 50,000. तो 2 multiplied by cost per order। अब आए यहाँ गेम है, एनुअल डिमांड बतानी है आपने, किसकी? बस ये बता दो, चॉकलेट्स की या कोको पाउडर की? रॉ मटेरियल सेम रखना है, बट एनुअल डिमांड ये करें जी फाइनल। जरा 1 मिनट का नहीं 75, हाँ चलें ठीक है, ठीक। एनुअल डिमांड ऑफ कोको पाउडर, एक रिवर्स वर्किंग होनी है। ये सर ये मंथली हो या एनुअली हो, इससे मुसलसल पड़े रहना, तो हमें पूरे साल की वर्किंग करनी है बस सर। बफर स्टॉक में पड़े रहना, तो ये थ्रू आउट द ईयर पड़ा रहेगा। हमें एनुअल वर्किंग करनी होती है इस केस में। बफर स्टॉक तो इसलिए डेली भी पड़े रहना है, वीकली भी पड़े रहना है, और मंथली भी पड़े रहना। फिर पूरा साल की होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी तेरे पर, हम पूरे साल की वर्किंग हो रही है, एनुअल कॉस्ट। जी सर, ये एनुअल डिमांड ऑफ कोको पाउडर कैसे करें? 80,000 का 90% करके 90% इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे 72,000, लेकिन 72,000 डिवाइड बाय, अब ये करनी सही गिरेगा यार, डिवाइड बाय रिवर्स आना पड़ना है, जरा बना लेंगे जेन में डायग्राम। ये रिक्वायर्ड है हमें, ये रिक्वायर्ड है, ये होगा तो 80,000 केजी ऑफ चॉकलेट बनेगी, तो ये रिक्वायर्ड है, ये यूज्ड है। तो व्हाट इज 75,000? 96 या 100? 96 है। नहीं वो तो मैं नहीं, ये मतलब 72,000 क्या है, बस 100 इनपुट होगी, 4 लॉस है, 96 आउटपुट होगी। तो ये जो 72,000 है ये हमें चाहिए, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, तो एक रिवर्स वर्किंग हो जाएगी। डिवाइड बाय इंटू 100, तो फाइनली हमें 75,000 केजीज चाहिए, ताकि 4% लॉस होने के बावजूद हमें 72,000 जो रिक्वायर्ड है वो बच जाए। 1 मिनट वर्किंग करके देखा करें, 75,000 का जरा 4% करें। समझ आ गया? करें पूरा। तो मल्टीप्लाई बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 75,000 एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय, नहीं अब एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट पर एनम। ये ठीक है, वर्किंग तो सिंपल है यार। 20 जमा 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 क्यों है? ये पर मंथ गिवन है, तो 300 डिवाइड बाय प्लस 3 इज इक्वल टू 300, तो इज इक्वल टू फाइनली 5,000 यूनिट्स ऑफ EOQ। 5,000 केजीज का हमें, बल्कि केजीज ही लिख लें जरा बेहतर है, 5,000 केजीज का हमें ऑर्डर करना चाहिए। ये सारी वर्किंग क्लियर है जी प्लीज? ये 75,000 वाला समझ आ गया जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब ये बी रिक्वायरमेंट खुद से कर देना, ये पढ़ के जरा सोचें, कोई अगर रिक्वायरमेंट ए में प्रॉब्लम है तो वो करंटली में डिस्कस करना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं साथ?
जी 10% तो पैसा रेलिवेंट ही नहीं है यार, बाकी 10% कोई और इंग्रेडिएंट्स हैं तो हमें उनकी वर्किंग करने को नहीं कहा गया, हमें सिर्फ कोको पाउडर की वर्किंग करने को कहा गया। तो 90% जो क्वांटिटी है उसने 4% लॉस होगा, ठीक है प्लीज। बाकी 10% तो और कोई इंग्रेडिएंट्स हैं अदर देन दिस कोको पाउडर, चॉकलेट बनाने के लिए और भी इंग्रेडिएंट्स है रिक्वायर्ड। डाटा समझ आ गया बी का? 2 वर्किंग्स होंगी, कर लें। किस किस लेवल पे? ईओकी लेवल और डिस्काउंट लेवल पे। गलती ना कीजिएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, सही वर्ड्स बोल के जहन में फिर वर्किंग कीजिएगा। ये सर कर ली थी कौन सी?
जी एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली? 5000 डिवाइड बाय 2, हाँ जी, प्लस 2000 की, हाँ नहीं मतलब ठीक है, ठीक नहीं 2000 भी रखना है ना, मल्टीप्लाइड बाय 300, ये ठीक है जी वर्किंग। बफर स्टॉक भी है सर, बफर स्टॉक नहीं, assumptions वायलेट नहीं है सर, कंपनी मेंटेन्स बाद में कर ले, लेकिन आना है क्या 2000 भी रखना है, कंपनी मेंटेन रख रही है, तो ईओ की लेवल पे अगर तो assumptions वायलेट ना हो फिर तो सिर्फ वही होगा, लेकिन कंपनी मेंटेन रख रही है, इसका मतलब ये भी आपकी होल्डिंग कॉस्ट में आएगा, और अगर ये भी आएगा तो फिर वो आपका मैच भी नहीं करेगा, तो उसकी वजह ये है क्योंकि assumption वायलेट हुई है। नहीं assumption मतलब अनरियलिस्टिक है ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग शायद लीड टाइम अनसर्टेन नहीं है, नहीं assumption को इग्नोर करके ही हमने ईओक्यू निकाला, लेकिन जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो ईओक्यू लेवल पे भी अगर ऑर्डर देंगे तो मैनेजमेंट हैज अ प्लान टू मेंटेन द स्टॉक, ईओक्यू की वर्किंग तो हमने उसे इग्नोर करके की है, लेकिन जब कॉस्ट निकाल रहे हैं तो फिर तो जो कुछ रखेंगे उस सबका फैक्टर कंसिडर करेंगे, राइट। तो ईओक्यू निकालते हुए तो हमने बफर स्टॉक ना कंसिडर किया, सही। जी आंसर बताइए तो। 45, ये परचेज कॉस्ट लिख पाएगा, देन उसके बाद बाकी फिगर्स ठीक है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, ये आंसर 750,000 एंड 13,50,000। अब मैंने तो ये कहा था कि ईओ की लेवल पे दोनों सेम आएंगे, उसकी वजह क्या है कि ना सेम आने की, अब जिन्होंने लगा कि आपका 750 आया होगा पहले, तो असल में बफर स्टॉक नहीं, बफर स्टॉक इज वायलेशन ऑफ द assumption ऑफ द ईओक्यू, तो इस वजह से फिर ये फिगर भी मैच नहीं करती, लेकिन मैनेजमेंट अगर रखना चाहती है तो फिर डिफरेंट इसकी भी स्टॉक की कॉस्ट आएगी, तो अगर आपने इसे लदा कर लिया तो वो भी ठीक है, मतलब ऐसे गलत नहीं है। फाइनल टोटल बताओ। 47.1 मिलियन, यानी कंफ्यूजन जी, दूसरी वर्किंग करवा दें, कर लिए कर रहे हैं अभी, जो कर रहे हैं करते रहे, एक मिनट। जी परचेज कॉस्ट है 75,000 इंटू 600 और इंटू 98%, 2% में कमी हो रही है, 44.1 मिलियन। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, मेन चीज यही कि जरा भी फॉर्मूले